तो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। +2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए आपको छोटा छोटा टॉपिक पहले समझना होगा। छोटा छोटा 4-5 टॉपिक है, अगर उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं तो +2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले वो 4-5 टॉपिक हम लोग देखेंगे, उसके बाद चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को हिंदी में लोग प्रतिस्थापक प्रभाव के नाम से जानता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक का नाम है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही उसको उसी रूप में याद रखें। प्रतिस्थापक प्रभाव ये ज़्यादा फेमस नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के नाम से ही लोग ज़्यादातर इसको जानता है। वैसे शुद्ध हिंदी ये ऐसा होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ही हम लोग लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहते किसको हैं वो देखिए। परमाणु या समूह जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर देता है। सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है और इसके प्रभाव को सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का परिभाषा लिखे हैं कि परमाणु या समूह जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर देता है, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। और सब्स्टिट्यूएंट के इस प्रभाव को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो ये तो परिभाषा है, इसको समझाने के लिए उदाहरण लेना होगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उदाहरण से इसी बात को समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए इसका नाम है बेंजोइक एसिड।
बेंजीन में COOH अगर जोड़ दीजिएगा तो इसका एक स्पेशल नाम होता है बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया करवाया जाता है, ये तो एसिड है, नामे से पता चल रहा है बेंजोइक एसिड है, मतलब ये अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। मेटल का जितना भी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होता है वो क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा। अम्ल क्षार से जब अभिक्रिया करता है तो अम्ल H+ देता है, क्षार OH- देता है। H+ और OH- मिलके H2O बन जाता है, बाकी जो बच जाएगा जुट जाएगा। तो देखिए हम ऐसे आपको लिख के दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा तो इस पर O- हो जाएगा। हाइड्रोजन पर प्लस आवेश आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में आबंध रहता है, तो ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, जिसके कारण इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा और हाइड्रोजन पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो समझने के लिए ये क्षार है OH- देगा, या ऐसे कीजिए इसको OH-, क्षार है OH- देगा, बॉन्ड से जोड़ दीजिए तो OH पर माइनस, इस पर माइनस और सोडियम पर प्लस। देखिए तो ये वाला OH- ये देगा H+, तो दोनों मिल के H2O बना लेगा, बाकी जो बच जाएगा वो जुट जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O, तो C डबल बॉन्ड O Na प्लस H2, यही उत्पाद बनेगा। ऑक्सीजन पर ऋण आवेश और सोडियम पर धन आवेश। ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में यहाँ पर आबंध है। ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर ऋण आवेश और सोडियम पर धन आवेश उत्पन्न होगा, तो उत्पाद ये बना। तो इस अभिक्रिया का दर अगर हम R1 मान लें, इसी अभिक्रिया को किसी सब्स्टिट्यूएंट के उपस्थिति में करवाएं, COOH वही बेंजोइक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाइए, लेकिन इसमें इस बार एक ठो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दीजिए, जैसे NO2 जोड़ दीजिए। ये NO2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट NO2 क्या करेगा आपको बाद में बताएंगे। NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो अगर ये NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस कार्बन पर धन आवेश उत्पन्न होगा, जिसके कारण उसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा, फिर इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा, फिर इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा, होते होते इस ऑक्सीजन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ऑक्सीजन पर धन आवेश उत्पन्न होगा तो पहले जो इसका विद्युत ऋणात्मकता था उससे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा, तो आसानी से यहाँ से H+ को ये हटा देगा। मेरे कहने का मतलब है इस प्रतिस्थापक की उपस्थिति में ये H+ जल्दी देगा, तीव्र गति से H+ देगा। तो H+ देगा, ये OH- यहाँ से मिलके ये OH- ये H+ दोनों मिलके फिर H2O बन जाएगा, और उत्पाद फिर वही रहेगा। वैसा ही उसी तरीके का उत्पाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। C डबल बॉन्ड O Na, इस पर प्लस, इस पर माइनस, NO2 जैसे है वैसे ही इसमें रहेगा, H2O बाहर निकला है। अगर इसका दर हम R2 मान लें, तो यहाँ आपको पता करना है इस R1 और R2 में कौन बड़ा होगा, मतलब इस दोनों अभिक्रिया में कौन तीव्र गति से अभिक्रिया होगा, किसका दर ज़्यादा होगा। तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें इस प्रतिस्थापक की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींचेगा, खींचने के कारण इसका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगा,
तो आसानी से H+ को देगा, मतलब ये अभिक्रिया तीव्र गति से होगा। तो नीचे हम लिख देते हैं स्पष्ट रूप से ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि R2 R1 से ज़्यादा है। तो देखिए ये प्रतिस्थापक क्या किया, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लिया लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित किया। पहले अभिक्रिया का दर R1 था, इस प्रतिस्थापक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर R2 लिए तो R2 R1 से ज़्यादा हो गया, मतलब दर को ये बढ़ा दिया। तो इसलिए परिभाषा लिखाए थे, परमाणु या परमाणु का समूह जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। और उसके इस प्रभाव को कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। ये जो प्रभाव देख रहे हैं आप, दर बढ़ गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट के कारण ये प्रभाव है। तो जो परिभाषा लिखे थे उसको उदाहरण से समझाए, उसी के नीचे आप इस उदाहरण को नोट कीजिए। देखिए लिखे हैं उपर्युक्त उदाहरण में NO2 सब्स्टिट्यूएंट। इस उदाहरण में जो आप NO2 देख रहे हैं इसी को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग 6 ठो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट हम लोगों को पढ़ना। तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग केवल डिस्कस करेंगे। वैसे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है 6 ठो, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी का यूज ज़्यादातर है। तो पहले हम उसका नाम लिख देते हैं और जो 2 मुख्य इम्पोर्टेंट है, समझने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो केवल हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। एक सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब इंग्लिश नाम ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए हिंदी के बारे में नहीं सोचिए। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में भी अगर लिखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ही लिखें। एक होता है मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट। एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक है हाइपर कंजुगेशन। और लास्ट है एस्टेरिक इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है 6 ठो, लेकिन इम्पोर्टेंट इसी दोनों को माना जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो अगर हम लोग ये दोनों पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं तो इसी दोनों से हम लोगों का काम हो जाएगा। बाकी सबका यूज बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि यूज एकदम नहीं है कहीं कहीं इस सब का भी यूज है, लेकिन ज़्यादातर मतलब जहाँ जहाँ यूज होगा ज़्यादा वो या तो इंडक्टिव इफेक्ट या नहीं तो मेजोमेरिक इफेक्ट। ये दोनों हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए।
इंडक्टिव इफेक्ट पहले हम लोग पढ़ें। इंडक्टिव इफेक्ट हिंदी में भी अगर लिखिएगा तो ऐसे ही लिखना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले देखिए इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसको है। देखिए समझिए, इसको लिखे हैं सिग्मा बॉन्ड से होकर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का स्थानांतरण इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो परिभाषा से आपको स्पष्ट है कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो स्थानांतरण होता है वो सिग्मा बॉन्ड से होकर होता है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक ठो पाई बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। मतलब हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक रहता है, अब बाकी जो बॉन्ड बच जाएगा वो पाई बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा हुआ, बाकी दो बच गया तो दो ठो पाई बॉन्ड होगा। इंडक्टिव इफेक्ट का स्थानांतरण सिग्मा बॉन्ड से होकर होता है। तो कोई पूछेगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसका परिभाषा क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड से होकर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का स्थानांतरण इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। मतलब वह सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जिसका स्थानांतरण सिग्मा बॉन्ड से होकर होता है इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो एक लाइन आपको यहाँ याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट का स्थानांतरण सिग्मा बॉन्ड से होकर होता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, या अगला कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, इसी तरीके से 5-6 हम दिखा देते हैं। लास्ट में हम मान लीजिए फ्लोरीन को जोड़ देते हैं। तो ये जो फ्लोरीन है इस पर ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होता है। तो जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा वो आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ये फ्लोरीन इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो खींचेगा तो देखिए हम ऐसे दिखा देते हैं। ऐसे लिखने का मतलब फ्लोरीन और कार्बन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर खींचा। तो ये अगर खींचेगा तो इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, डेल माइनस, और इस कार्बन पर डेल प्लस। आपको बताए हैं कि धन आवेश उत्पन्न होने से परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाता है। तब थोड़ा इस कार्बन पर और इस कार्बन पर सोच के देखिए। इस कार्बन पर तो थोड़ा सा धन आवेश है, इस पर धन आवेश अभी नहीं है। तो इस दोनों में इस कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा। तो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो फिर इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींच लेगा। तो देखिए खींचने को दिखा रहे हैं, ये इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो इस कार्बन पर धन आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन जितना धन आवेश इस पर है उससे कम धन आवेश इस पर उत्पन्न होगा। तो इसको देखिए ऐसे ऐसे दिखाया जाता है, डेल डेल प्लस। डेल डेल प्लस लिखने का मतलब इससे छोटा धन आवेश इस पर है। तो फिर इसका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगा। तो इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। तो इस पर
फिर आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन इससे छोटा होगा तो 3 बार लिख के दिखाते हैं, डेल 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 प्लस। धनावेश उत्पन्न होने से इसका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गया, तो इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो इस पर और छोटा आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए 4 ठो डेल प्लस दिखा है। और इसके बाद इसका इफेक्ट जो है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। मतलब 4 या 5 आबंध के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। देख रहे हैं कितना आबंध हम लोग देखे, 1 2 3 4, तो 4 या 5 आबंध के बाद ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखिए यहाँ पर 0 दिखा देते हैं, मतलब इस सब पर धन आवेश अब उत्पन्न नहीं होगा, इस सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सब ऐसा जो हुआ वो किसके कारण हुआ, फ्लोरीन के कारण। तो इसी फ्लोरीन को हम लोग कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ये फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है। आ चुके सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखिए किस आबंध से होकर स्थानांतरित हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड से होकर स्थानांतरित हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट अगर सिग्मा बॉन्ड से होकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, स्थानांतरण होता है, तो तब उसी को क्या कहा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाए कैसे हम लोग सोचेंगे। फ्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचा, जिसके कारण इस पर धन आवेश उत्पन्न हुआ, इसका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गया, तो ये इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा। इससे छोटा धन आवेश उत्पन्न होगा तो डेल डेल प्लस से दिखाए। फिर ये कार्बन इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस कार्बन पर इससे छोटा धन आवेश उत्पन्न होगा, तो 3 बार हम लोग लिखे डेल 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 प्लस आवेश उत्पन्न होगा। फिर ये इससे खींचेगा तो 4 ठो डेल ऊपर में प्लस आवेश उत्पन्न होगा। और 4 या 5 आबंध के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। तो इस सब पर देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसमें 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो हम लोग इसमें देखे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। कहा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट अस्थाई इफेक्ट होता है, या सीधे लिखिए अस्थाई होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कुछ देर तक रहेगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, परमानेंट इफेक्ट है ये इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है टेम्पोररी, कुछ देर तक रहेगा उसके बाद समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट ये परमानेंट इफेक्ट है, तो वही लिखे हैं हिंदी में अस्थाई होता है। यह पूर्ण रूप से विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा नियंत्रित होता है। विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा नियंत्रित होता है, वो दिखाई भी दे रहा है। अभी जो समझाए हैं उसको ध्यान से देखिए, नियंत्रित होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है, यह लिखे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट पूर्ण रूप से विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा नियंत्रित होता है। सोचिए अगर फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा नहीं होता तो क्या ये घटना होता, नहीं होता। तो ये जो घटना हुआ है, इस सब पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है, ये किसके कारण, इस फ्लोरीन के कारण, इसके विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण। तो हम लोग कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पूर्ण रूप से विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा नियंत्रित होता है। यह सिग्मा बॉन्ड से होकर होता है, वो भी दिखाई दे रहा है उसमें। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड से होकर होता है। इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है। देखिए लिखे हैं यह दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। प्रतिस्थापक से दूर जाने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट
से दूर जाने पर इसका प्रभाव घटते जाता है और 4 या 5, देखिए वहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं। 4 या 5 बॉन्ड के बाद यह समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है, समझिए इसको लिखे हैं। यह दूरी पर निर्भर करता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है। सब्स्टिट्यूएंट से दूर जाने पर इंडक्टिव इफेक्ट, इसका प्रभाव घटते जाता है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव घटते जाता है और 4 या 5 बॉन्ड के बाद यह समाप्त हो जाता है। 4-5 बॉन्ड तक इसका प्रभाव रहता है, उसके बाद इंडक्टिव प्रभाव का जो इफेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें दिखाई भी दे रहा है 1 2 3 4 बॉन्ड तक हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के इफेक्ट को देखे, लेकिन उसके बाद देखिए इसका इफेक्ट समाप्त हो गया। तो वही बात यहाँ पर लिखे। तो ये 2-3 पॉइंट है जो ध्यान में आपको रखना है, इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों के संपर्क में जो भी स्टूडेंट हो जो +2 का इस बार तैयारी कर रहा है, अभी तो जानते हैं आप इस लॉकडाउन में जितना भी कोचिंग है वो सब बंद है, तो लेकिन परीक्षा तो समय से ही होगा, इसलिए तैयारी करना होगा। अगर मान लीजिए अच्छा नंबर आप चाहते हैं तो आपको पूरा पढ़ना होगा। तो अगर कोई अच्छा स्टूडेंट आपके संपर्क में हो तो उसको आप ज़रूर बताइए कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है हिंदी मीडियम में। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास कोई पढ़ाता होगा। तो उस स्टूडेंट से आप संपर्क करके उनको कहिए कि इस मतलब ये पढ़े ताकि परीक्षा में रिजल्ट उसका अच्छा हो। उसके लिए तीनों सर का नंबर आप लोगों के पास है, किसी सर से आप बात करवा दीजिएगा उसको, कैसे कैसे क्या होता है हम लोग उसको बताएंगे। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये भी 2 प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट का 2 प्रकार। बहुत लोग इंग्लिश से घबरा रहे होंगे, हिंदी में भी अगर हम इसको लिखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ही लिखेंगे। थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में लिखिए, साइंस है, साइंस का कुछ वर्ड ऐसा है जिसको हिंदी में लिखना ठीक नहीं लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। एक को कहा जाता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए शॉर्ट में हम लिख देते हैं प्लस आई इफेक्ट। आई का मतलब इंडक्टिव, प्लस आई इफेक्ट। हिंदी में कहिएगा तो धनात्मक इंडक्टिव प्रभाव हो जाएगा। तो ऐसे ही आप याद रखिए इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। ये दोनों हम लोगों को पढ़ना, एक प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। ये वाला माइनस है, ये वाला हाइफन है, आई और इफेक्ट के बीच में ये हाइफन है, इसको माइनस नहीं समझिएगा, ये वाला माइनस है। इंडक्टिव इफेक्ट का 2 टाइप होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट, फिर उसके बाद देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट देखिए किसको कहा जाता है। यदि सब्स्टिट्यूएंट
सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इसको सिग्मा पढ़िएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेल देता है। तो इसको प्लस आई ग्रुप और इसके इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, याद रखना भी आसान है। प्लस आई इफेक्ट का परिभाषा लिखे हैं कि यदि सब्स्टिट्यूएंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेल देता है तो इसको प्लस आई ग्रुप और इसके इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब समझिए, कार्बन कार्बन के बीच जैसे मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड है, तो आप तो जानते हैं ये जो सिंगल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस सिग्मा बॉन्ड में जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो हुआ। तो यदि सब्स्टिट्यूएंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेल देता है तो उस ग्रुप को, मतलब उस सब्स्टिट्यूएंट को, इसको जो लिखे हैं उस सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो इसको प्लस आई ग्रुप हम लोग कहेंगे और उसका जो ये इफेक्ट है उसको प्लस आई इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो उदाहरण से भी इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और हम लोग नोट करेंगे। इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट, मतलब प्लस आई ग्रुप होने के लिए सब्स्टिट्यूएंट का जो विद्युत ऋणात्मकता होगा वो कार्बन परमाणु से कम होना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर तब धक्का देगा जब उस सब्स्टिट्यूएंट का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से कम होगा। यदि सब्स्टिट्यूएंट का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से कम होगा तभी वो सब्स्टिट्यूएंट प्लस आई ग्रुप कहलाएगा और उसके उस इफेक्ट को हम लोग प्लस आई इफेक्ट कहेंगे। तो स्पष्ट है, इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे 4-5 कार्बन लीजिए उसी टाइप से और सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दीजिए। जैसे देखिए ये सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए O माइनस है, तो इसको ध्यान से समझिए। O माइनस लास्ट में जोड़े। तो आपको तो बताए थे कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, लेकिन ऋण आवेश उत्पन्न होने से विद्युत ऋणात्मकता घटता है। कार्बन में और O माइनस में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगा? कार्बन का। ध्यान रहे, O माइनस नहीं देते, इस पर माइनस नहीं रहता तो ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा था, लेकिन जब ये आप इस पर माइनस दिए तब इसका विद्युत ऋणात्मकता घट गया होगा। कार्बन से इसका विद्युत ऋणात्मकता कम हो गया। तो अगर कार्बन से इसका विद्युत ऋणात्मकता कम है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देगा
अपने से दूर धक्का देगा। ध्यान रहे, ये समझना इम्पोर्टेंट है। अगर अपनी ओर खींचता तब तो ऐसा सिंबल देते, लेकिन चूँकि ये इसका विद्युत ऋणात्मकता इससे कम है तो ये अपने से दूर धक्का देगा, तो इसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा, ऐसा चिन्ह होगा। ऐसे लिखें, इसका मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का दे रहा। तो सोचिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेल माइनस। अब इस कार्बन और इस कार्बन पर सोचिए, इस पर थोड़ा सा ऋण आवेश आ गया तो इसका विद्युत ऋणात्मकता इस कार्बन से कम हो गया होगा। जब ये कम हुआ विद्युत ऋणात्मकता तो फिर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देगा, तो ऐसा सिंबल हम लोग देंगे, अपने से दूर धक्का दे रहा, तो इस पर फिर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन इस ऋण आवेश से कम ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो डेल माइनस से इसको हम लोग सूचित करेंगे। फिर इसका विद्युत ऋणात्मकता घट गया होगा तो ये फिर धक्का देगा, तो इस पर डेल माइनस उत्पन्न होगा। फिर ये धक्का देगा तो इस पर डेल माइनस उत्पन्न होगा, और 4 या 5 बाउंड के बाद इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझाए हैं कि ये जो O माइनस है इसका विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है। विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसीलिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का दिया है। तो धक्का दिया है तो इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, इसका विद्युत ऋणात्मकता घट गया। फिर ये धक्का दिया, इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। इसी तरीके से 4-5 बाउंड तक ये प्रक्रिया होता है। ये इफेक्ट 4-5 बाउंड तक रहता है, उसके बाद इसका इफेक्ट समाप्त हो जाता है। तो आप इसको 0-0 भी यहाँ दिखा सकते हैं। इस सब कार्बन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसमें जो ये O माइनस है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है O माइनस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लस I ग्रुप। देखिए परिभाषा, यदि सब्स्टिट्यूएंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेल देता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्लस I ग्रुप। तो इसको हम लोग कहेंगे ये प्लस I ग्रुप है, ये प्लस I ग्रुप है। इस प्लस I ग्रुप का जो ये इफेक्ट आप देख रहे हैं उसको प्लस I इफेक्ट कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसको। तो पहले इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइनस I इफेक्ट या उसका कुछ उदाहरण हम लोग लिख लेते। प्लस I ग्रुप का कुछ उदाहरण देखें। प्लस I ग्रुप का उदाहरण, कार्बन से विद्युत ऋणात्मकता जिसका कम होगा वो उसका उदाहरण हो जाएगा। तो जितना भी एल्काइल समूह है जैसे CH3 मिथाइल, इसके पास प्लस I इफेक्ट होता है, तो इसको प्लस I ग्रुप हम लोग कहेंगे। इथाइल CH2 CH3, इसके पास भी प्लस I इफेक्ट होता है, जितना भी एल्काइल समूह है। प्रोपाइल CH2 CH2 CH3, ये भी इसका उदाहरण होगा। आइसोप्रोपाइल ऐसे दिखाया जाता है। तो आइसोप्रोपाइल भी तो एल्काइल ही हुआ, यह भी प्लस I ग्रुप का ही उदाहरण होगा। नियोब्यूटाइल CH3 ये इसका नाम होता है नियोब्यूटाइल। तो नाम से हमको नहीं लेना देना है, ये भी एल्काइल समूह है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये भी प्लस I ग्रुप का ही उदाहरण होगा। दुनिया में जितना भी एल्काइल ग्रुप है वो सब प्लस I ग्रुप का ही उदाहरण होता है। इसके अलावे जैसे अभी देखे थे O माइनस,
यह भी इसका उदाहरण होगा। O माइनस, NH2 माइनस, NH माइनस, यह भी इसका उदाहरण होगा। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसके पास भी प्लस आई इफेक्ट होता है। यह भी याद रखिए, ड्यूटेरियम भी प्लस आई ग्रुप का उदाहरण है। डी का मतलब ड्यूटेरियम, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो और भी आएगा तो हम लोग देखेंगे। जैसे इसी तरीके से COO माइनस, COO माइनस, इत्यादि और भी होता है, आएगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे। कार्बन से जोड़ के देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अगर अपने से दूर धक्का देगा तो प्लस आई ग्रुप का उदाहरण होगा। ये सब जितना लिखे हैं ये सब प्लस आई ग्रुप का उदाहरण है, नोट कर लीजिए। माइनस आई इफेक्ट, इसका परिभाषा होगा यदि उसी का उल्टा होगा, सब्स्टिट्यूएंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करता है तो इसे माइनस आई ग्रुप और इसके इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है। ठीक उसी का उल्टा है ये कहा जाता है। यदि सब्स्टिट्यूएंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो तब उस सब्स्टिट्यूएंट को माइनस आई ग्रुप कहेंगे और उसके इस प्रभाव को, मतलब उस माइनस आई ग्रुप का जो प्रभाव होगा उसको माइनस आई इफेक्ट कहा जाएगा। लेकिन इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट का जो विद्युत ऋणात्मकता है कार्बन से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होना चाहिए। कार्बन से अधिक होना चाहिए। तो यदि सब्स्टिट्यूएंट का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होगा तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे माइनस आई ग्रुप और उसके इफेक्ट को कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। स्पष्ट दिख रहा, उदाहरण से देखिए। 4-5 कार्बन लेके जोड़िए उसको। इसी तरीके से 6-7 हम लोग या चाहे जितना मन करे जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आपको जोड़ना है
जिसका विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक हो। तो आप जानते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन से अच्छा और क्या हो सकता है। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है। तो अगर इसका विद्युत ऋणात्मकता इस कार्बन से ज़्यादा है तो ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो देखिए इस बार ऐसा चिन्ह देंगे, इसका मतलब फ्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है। तो खींचेगा तो इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा, छोटा धन आवेश उत्पन्न होगा। धन आवेश उत्पन्न होने से इसका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो इस पर उससे भी छोटा धन आवेश उत्पन्न होगा, फिर ये खींचेगा तो इस पर भी धन आवेश उत्पन्न होगा, फिर ये खींचेगा तो इस पर और छोटा धन आवेश उत्पन्न होगा। डेल 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 प्लस, और 4 या 5 आबंध के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाता है। तो इस सब पर देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 0 लिखे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो आप F देख रहे हैं, देखिए ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कहेंगे -I ग्रुप। ये फ्लोरीन क्या है, -I ग्रुप है, -I ग्रुप। उसके इफेक्ट को हम लोग कहेंगे -I इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से +I इफेक्ट और -I इफेक्ट दोनों अच्छा से आप समझ गए होंगे। एक जैसा कंसेप्ट है दोनों का, एक अगर ध्यान में रखते हैं तो दूसरा उसी का उल्टा हो रहा है। अब कुछ इसका उदाहरण आपको याद रखना। तो +I ग्रुप का उदाहरण देखिए। और उदाहरण भी आप अपने से भी समझ सकते हैं। कार्बन से विद्युत ऋणात्मकता जिसका ज़्यादा होगा वो -I ग्रुप का, सॉरी प्लस नहीं, -I ग्रुप का उदाहरण हो जाएगा। और -I ग्रुप का उदाहरण आपको हो जाएगा फ्लोरीन हुआ। शुरू में NH2 लिख लीजिए, NH2 OH। ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होगा, FOCl Br। ये सब परमाणु है, ये सब समूह है। I CN बाद में बताएंगे आपको। इसके पास -I इफेक्ट होता है, -I ग्रुप का उदाहरण होगा CHO C डबल बॉन्ड OH C डबल OH C डबल बॉन्ड OH, और भी बहुत सारा होता है इत्यादि। जहाँ आएगा वहाँ हम लोग इस टाइप का कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये सब -I ग्रुप का कुछ उदाहरण है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। +I ग्रुप और -I ग्रुप पहचानना अब हम लोग सीख गए। अगर कोई परमाणु या परमाणु का समूह देख के आपसे पूछे बताइए तो ये +I ग्रुप है कि -I ग्रुप है, तो आसान है पहचानना। +I ग्रुप या -I ग्रुप पहचानने के लिए उस ग्रुप को कार्बन से जोड़ा जाता है। अगर कार्बन से जोड़ने के बाद वो ग्रुप, उस ग्रुप का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग कहेंगे वो -I ग्रुप है। अगर उसका विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम हो तो तब हम लोग उसको कहेंगे +I ग्रुप है। तो आपको याद रखना होगा +I ग्रुप या -I ग्रुप पहचानने के लिए उस ग्रुप को कार्बन से जोड़ना पड़ता है। अगर वो ग्रुप, उस ग्रुप का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होगा तो वो -I ग्रुप का उदाहरण होगा। अगर उस ग्रुप का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से कम होगा तो तब वो +I ग्रुप का उदाहरण होगा। जैसे आपसे कोई पूछे
क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, या ऐसे समझिए आपसे कोई कहे कि ये NO2 प्लस ग्रुप है कि माइनस ग्रुप है, ये बताइए। NO2 प्लस ग्रुप है कि माइनस ग्रुप है, तो ये अगर आपको पता करना है तो इसको कार्बन से जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम कार्बन से जोड़ दी, इस NO2 को कार्बन से जोड़ दी। तो बताइए तो इस कार्बन में और नाइट्रोजन में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा? नाइट्रोजन का ज़्यादा होता, बताए हैं। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ही और किसी का नंबर आता है। तो इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो ये इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, नहीं अपनी ओर खींचेगा। तो इसको हम लोग कौन सा ग्रुप कहेंगे? ये NO2 कौन सा ग्रुप खींच रहा है, या कह सकते हैं इसका विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा तब तो ये -I ग्रुप का उदाहरण होगा। तो ये -I ग्रुप है। कोई आपसे पूछे कि ये CN कैसा ग्रुप है, उदाहरण दिखाएं। CN ऐसे भी लिखा जाता है, CN लोग लिखता है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आपको पता करना है ये CN प्लस I ग्रुप का उदाहरण है कि -I ग्रुप का उदाहरण है, तो इसको आप किससे जोड़ दीजिएगा? कार्बन से। तो कार्बन से जोड़ दीजिए, जोड़ दिए कार्बन से। अब सोचिए तो इस कार्बन में और इस कार्बन में कौन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक? तो दोनों तो कार्बन ही है, यहाँ पर लफड़ा है। तो आपको बताएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर अगर निकालना रहता है, शॉर्ट में अभी थोड़ा समझ लीजिए। HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, हिंदी में कहेंगे तो संकर कक्षक होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को अगर जोड़ दीजिएगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या पता चल जाएगा। तो इस कार्बन के, ये चौथा वर्ग का तत्व है कार्बन, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए 3 आबंध इधर बनाया, 1 आबंध इधर बनाया, तो चारों इलेक्ट्रॉन आबंध में दे दिया। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा होगा, मतलब इस कार्बन के पास लोन पेयर कितना होगा? 0। सिग्मा आबंध आप पता लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पर 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा हुआ, तो सिग्मा के जगह 2 लिखी। लोन पेयर कितना है इस कार्बन के पास? 0। तो 2 में 0 जोड़िएगा 2 होगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 2 हो तो इसका मतलब उसका प्रसंकरण sp होगा, हाइब्रिडाइजेशन उसका sp होगा। अगर 3 आता तो sp2 होता, अगर 4 आता तो sp3 होता, 5 आएगा तो sp4 मत कहिएगा, sp3 तक ही होता है। sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। तो बाद में आपको बताएंगे। तो अभी देखिए इस कार्बन का कोई प्रसंकरण पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो क्या होगा? sp। इस कार्बन का प्रसंकरण है sp, हम लोग पता किए इसका प्रसंकरण sp। लेकिन इस कार्बन का प्रसंकरण sp3, 1 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाएगा। तीनों बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 3 ठो सिग्मा बॉन्ड इधर 1 सिग्मा बॉन्ड इधर, सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाएगा। इसके पास लोन पेयर कितना? 0, 4 ही इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाया। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आएगा तो प्रसंकरण sp3 हो जाएगा। इस कार्बन का प्रसंकरण sp3, जबकि बगल वाले कार्बन का प्रसंकरण sp। आपको बताएंगे कि sp प्रसंकृत जो होता है, विद्युत ऋणात्मकता का अगर क्रम लिखें तो sp ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है sp2 से, ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है sp3 से। तो तब तो इस आधार पर ये कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये अगर ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो ऐसे दिखाना होगा। तो बताइए ये समूह प्लस I ग्रुप का उदाहरण कि -I ग्रुप का उदाहरण? -I ग्रुप का उदाहरण, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। जो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा वो -I ग्रुप का उदाहरण होगा, उसके पास -I इफेक्ट होगा, तो वो -I ग्रुप होगा। अच्छा कंसेप्ट था, उसको ध्यान में रखिएगा।
आपसे कोई कहेगा कि आप बताइए ये C डबल बॉन्ड OH ये समूह है, ये प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है? तो प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप पहचानने के लिए ग्रुप को कार्बन से जोड़िए, कार्बन से जोड़ दिए। अब पता कीजिए, तो इस कार्बन का प्रसंकरण तो आपको पता है sp3, इस कार्बन का पता कीजिए। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 4 बॉन्ड बनाया है, इसके पास लोन पेयर नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड कैठो 1, 1 2, 1 3, तो फिर वही वाला फार्मूला लगाते HO बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर 0, तो HO हो गया 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हुआ, मतलब प्रसंकरण क्या हुआ sp2। sp3 और sp2 में किसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है? sp2 वाला का। तो इस कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो फिर हम लोग कहेंगे ये माइनस आई ग्रुप का उदाहरण होगा, तो CHO माइनस आई ग्रुप का उदाहरण है। अब तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। C डबल बॉन्ड OH ये कहेगा बताइए इसके पास कैसा प्रभाव है, तो ये भी बता सकते हैं, इसको कार्बन से जोड़िए, फिर तो वही बात, इसका प्रसंकरण sp3, इसका प्रसंकरण sp2, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। तो प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। अब आपके मन में हो रहा होगा सिर्फ माइनस आई ग्रुप ही आप दिखा रहे हैं, प्लस आई ग्रुप वाला नहीं दिखा रहे, एक ठो वो भी देख लीजिए, वो कम होता है इसलिए नहीं आया, एक ठो वो भी देखिए। जैसे आपसे कोई कहेगा कि यही NH माइनस, ये प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है, तो कार्बन से जोड़िए, तो कार्बन से जोड़े। अगर इस नाइट्रोजन पर ऋण आवेश नहीं होता तो नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होता, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता अपनी ओर, माइनस आई ग्रुप का उदाहरण होता, लेकिन ऋण आवेश उत्पन्न होने से विद्युत ऋणात्मकता घटता, तो ऋण आवेश आने से इस कार्बन से इसका विद्युत ऋणात्मकता कम हो गया होगा। अब बताए थे कि यदि कार्बन से विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या समूह का कम हो तो वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देगा, तो ये धक्का देगा, ये जो समूह आप देख रहे हैं इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, तो ऐसा दिखाएंगे। और जो धक्का देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लस आई ग्रुप कहेंगे। तो मेरे ख्याल से प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 1-2 ठो हम सोचने के लिए दे देते हैं, ऐसे ही आप सोचिएगा, फिर अगले क्लास में हम आपको बता देंगे। इसको नोट कीजिए, 1-2 ठो हम देते हैं, आपको पता करना है, वो ग्रुप हम लिखेंगे, आपको पता करना है वो प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है। ठीक, तो आपके लिए होमवर्क है, आपको पता करना है ये OCH3 ये कैसा ग्रुप है, NC या चाहे CN ये कैसा ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड CH ये कैसा ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CH2 ये कैसा ग्रुप है, बेंजीन रिंग, ये वाला पता करना है ये कैसा ग्रुप है। बहुत आसान है, कार्बन से जोड़ के आपको सोचना।
NO2 तो 2 2 4 2 6 ये 6 ठो है। आप इसको उसी टाइप से सोचिएगा और अगले क्लास में हम लोग इसी को और आगे बढ़ाएंगे। अगले ही क्लास में ये इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और अगले ही क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट। थैंक्स।